नमस्कार साथियों, अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारियों को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, जिस किसी की भी किंचित मात्र भी संभावना है 2025 मुख्य परीक्षा देने की, वह सभी आंसर राइटिंग में लग जाएं अभी से ही। और जो अपने आप को बाहर समझ रहे हैं वो 2026 के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी इस तरीके से करें कि आपको एक ही मौका मिले और एक ही पर्याप्त रहे। मुख्य परीक्षा की इस तरह से आप तैयारी करिए जो आपको एक ही बार में इंटरव्यू और अंतिम परिणाम के लिए मदद करे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है उसकी प्रमुख चुनौती आंसर राइटिंग है, प्रमुख भाग है उसका। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते मुख्य परीक्षा में। तो इसी की समस्या के समाधान के लिए हम आपकी हेल्प करने और स्किल डेवलपमेंट जो आपकी आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम फिर से अपने कार्यक्रम राइट एंड राइस के तहत एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। आंसर राइटिंग के संदर्भ में संपूर्ण पथ प्रदर्शन करने वाले जो हमारा 10 खंडों का वीडियो सीरीज़ है, इसका यह दूसरा खंड है। पहले खंड में हमने संक्षिप्त में उन घटकों की चर्चा की थी जिनके सम्मिलित प्रभाव से आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते थे। आज हम उन्हीं 7 से 8 घटक जो हमने उसमें बताए थे, उनमें से एक प्रमुख घटक कंटेंट जो पहला घटक था, उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने भी हमारे मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग से जुड़े राइट एंड राइस कार्यक्रम का पहला खंड नहीं देखा है, तो आपसे अनुरोध है कि पहले आप पहला पार्ट देख लें, जिसमें सभी कंपोनेंट्स पर संक्षिप्त में चर्चा की गई है कि एक मुख्य परीक्षा में आप आंसर राइटिंग किस प्रकार करेंगे। उसके बाद हम आज कंटेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। तो पहले आप वह वीडियो देख लें, जिससे आपकी एक छवि निर्मित हो जाए कि किस प्रकार हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अब हम विस्तार से उत्तर लेखन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कंटेंट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंटेंट किसी विषय के संदर्भ में आपके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी इकट्ठा की जाती है, वह कंटेंट में ही आता है। और आप प्रश्न के उत्तर के रूप में आप अपने शब्दों में जब डिलीवर करते हैं उन चीज़ों को, तो वह कंटेंट होता है। कंटेंट आपका खराब, औसत, अच्छा या उत्कृष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन कंटेंट का आपका प्रकार आपके उत्तर की गुणवत्ता और आपको जो अंक मिलने वाले हैं, इसका निर्धारण करती है। कंटेंट उत्तर लेखन का संभवतः एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोस्तों, एक बेहतर कंटेंट विकसित करने के लिए आपको एक लंबे समय तक लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी सूचना एकत्रित करनी होती हैं, उससे रिलेटेड उनको आपको याद रखना होता है। तो इसमें परिश्रम तो लगता ही है। यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हैं और आपका शार्प माइंड है, तो आप चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, तो अपेक्षाकृत आपको कम समय लग सकता है। लेकिन हाँ, आपको एक परिश्रम करना पड़ेगा लगातार इसको तैयार करने के लिए। और इसमें मज़े की बात ये है कि आपको लास्ट डे तक आपको लगेगा कि हमारा पर्याप्त कंटेंट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सूचनाएँ इतनी ज़्यादा हैं, एकदम महासागर की तरह, कि आप कितनी सूचना किसी टॉपिक में कर सकते हैं। तो हम केवल उन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं, उन्हीं चीज़ों को अ, अपने नोट्स में जगह देते हैं, जो आपको समय सीमा और शब्द सीमा के तहत आपको आंसर राइटिंग में मदद करती हैं। और हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, ऐसे की पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, या एक ऐसी जानकारी का जो ज़्यादा प्रभावी होती हैं और हमें मैक्सिमम अंक दिलाती हैं। इसलिए हमें कंटेंट में ज़्यादा सतर्क और सावधानीपूर्वक चीज़ों को ग्रहण करना होता है, ताकि एक बेहतर कंटेंट तैयार किया जा सके। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए आप कौन-कौन सी पुस्तकों का यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मार्केट में मटेरियल भरा पड़ा है, बहुत सी आपको मानक पुस्तकें मिल सकती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत से नोट्स, कोचिंग नोट्स हैं, सभी प्रकार का मटेरियल आपका भरा पड़ा है। लेकिन हम उन्हीं सोर्स को यूज़ करेंगे जो मुख्य परीक्षा के वर्तमान पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें हमें कम समय में बेहतर कंटेंट मिल जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जिससे हमको मैक्सिमम नंबर मिले। प्रभावशीलता अच्छी होनी चाहिए कंटेंट की, क्योंकि हमें कम शब्दों में चीज़ों को डिलीवर करना होता है, बहुत-बहुत बड़ी जानकारी को कम शब्दों में डिलीवर करना होता है। तो हम ऐसे वर्ड्स, कीवर्ड्स होते हैं, परिभाषाएँ होती हैं, जिनकी प्रभावशीलता ज़्यादा अच्छी हो। तो इस प्रकार हमें अच्छे कंटेंट के लिए एक अच्छे सोर्स का ज़रूरी होना आवश्यक होता है। तो हम उन्हीं चीज़ों पर विचार करेंगे। साथियों, सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है, उसमें प्रमुख विषय के रूप में इतिहास होता है। इसके लिए हम एनसीईआरटीज़ की जो बुक हैं, उनको देख सकते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी ही होंगी, तो उन्हें हम नोट्स के रूप में एक सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री बाय टीएमएच पब्लिकेशंस, ये भी आपकी अच्छी है। परीक्षा वाणी की भी आधुनिक भारत की आती है, उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं मेंस के नोट्स बनाने के लिए। विश्व इतिहास में आप किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, हम भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं विश्व इतिहास के।
जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है उसमें किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें बहुत ही कम कंटेंट की आवश्यकता होती है इसमें। तो इसके लिए नोट्स अच्छे होते हैं कि किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स हैं, हम उनका यूज़ करके अपने काम भर की चीज़ें निकाल सकते हैं। वहीं कला, संस्कृति, इसके लिए भी एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया की भी काफ़ी अच्छी बुक है। भूगोल के लिए भी हम एनसीईआरटी और माजिद हुसैन की जो बुक है उसका यूज़ कर सकते हैं। भारतीय समाज सोसाइटी जो हमारा टॉपिक है जीएस फर्स्ट का, उसमें भारतीय समाज और जो सामाजिक न्याय इसके लिए यूनिक पब्लिकेशन की है। और जो डाटा रिलेटेड सोशल इश्यूज़ हैं इन सब में डिटेल्स में आप ले सकते हैं। और दोस्तों इन सब बुक्स और नोट्स वगैरह आप अपने स्तर पर तैयार करें, इन सबको सोर्स के रूप में रखें, खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स बनाएं, इससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और लास्ट में रिवीजन के लिए भी आपको मदद मिलेगी। तो खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, इनको सोर्स के रूप में रखें। एक कोई अच्छी सी मैगजीन ज़रूर लें जिसमें सारे करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जिससे हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कोई भी क्रॉनिकल हो, दृष्टि, किसी की भी आप एक अच्छी मैगजीन आप ले सकते हैं जिसका यूज़ हम अपने नोट्स को एनरिच करने के लिए कर सकते हैं। जनरल स्टडी सेकंड की बात करें GS2, तो उसमें राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई हमारी एनसीईआरटी बेसिक्स हैं हमारी। लक्ष्मीकांत की बुक भी काफ़ी अच्छी है जिसमें सारे टॉपिक्स लगभग कवर किए गए हैं। आप उसको एक सोर्स के रूप में रख सकते हैं और खुद के नोट्स बना सकते हैं उससे। गवर्नेंस के लिए आप योजना कुरुक्षेत्र के वह अंक आप ले सकते हैं जिसमें गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं। और सोशल जस्टिस के लिए भी आप छोटा सा टॉपिक है, किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं सोर्स के रूप में। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग में खुद के हैंड नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम भी आपके पास पर्याप्त। करेंट अफेयर्स से में भी सोशल जस्टिस से जुड़े हुए टॉपिक्स आते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो आप उनको ज़रूर कवर करें, अपने नोट्स को एनरिच करें। इसीलिए अपना नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहता है, बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जिससे हम अपने नोट्स में एनरिच कर सकते हैं और मल्टीपल उसका रिवीजन करते रहें ताकि कंटेंट मजबूत हो। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हम करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि आपको करंट से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आईआर से जुड़ी हुई चीज़ें, तो पुष्पित पंत जी की एक किताब है, उसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन आप उससे के द्वारा भी देख सकते हैं। लेकिन इन सभी को आप सोर्स के रूप में ही रखें और खुद के नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों GS3 की बात करें तो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हम एनसीईआरटी देख सकते हैं। राकेश सारस्वत अथवा संजीव वर्मा, किसी की भी आप बुक ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स में देखना है। करंट अफेयर्स जरूर रखें, परीक्षा वाणी या जो घटना चक्र का आर्थिक खंड आता है उसको जरूर देख लें। पर्याप्त फैक्ट उसमें रहते हैं जिसका आप यूज़ इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आप कर सकते हैं। नए नए आंकड़ों का प्रयोग क्योंकि आपको करना होता है तो उसमें करंट अफेयर्स ज़रूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें आप किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं और करंट अफेयर्स से उनको अपडेट रख सकते हैं। आपदा प्रबंधन NDMA की वेबसाइट्स हैं, नए नए इसके फैक्ट्स सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। करंट अफेयर्स आपका इसमें मदद करेगा। करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप छोटा सा टॉपिक है तो इसके लिए भी आप एक कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है उसमें कभी कभी इन सब से जुड़े टॉपिक्स दिए रहते हैं तो आप उनको सोर्स के रूप में रख के अपने नोट्स बना सकते हैं। वहीं पर्यावरण की बात करें तो PT में आपने जो पर्यावरण से संबंधित जो तैयारी की है तो उससे जुड़े हुए फैक्ट हैं वो आप याद रख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी सी। और इसमें भी आपको मैगजीन या कोचिंग के नोट्स इन सब का यूज आप कर सकते हैं एक सोर्स के रूप में। खुद के नोट्स बनाते रहिए। लेकिन दोस्तों GS4 जो आपका एथिक्स से रिलेटेड है, इसके लिए कोई ऑथेंटिक एक बुक तो नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो लेक्सिकन आप देख सकते हैं, ठीक ठाक कंटेंट इसमें है, लेकिन इसको आप मल्टीपल सोर्स रखिए। इसके कहीं भी आपकी एथिक्स से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती है, चाहे भाई आपकी कोचिंग के नोट्स हों, आंसर राइटिंग के मॉडल आंसर हों, न्यूज़पेपर हो, कोई मैगजीन हो जिसमें कई कई टॉपिक्स या उसकी डेफिनेशंस दी रहती हैं, तो उन सभी से अपने नोट्स खुद के बनाएं। इसमें करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी पर्याप्त मटेरियल इसमें मंथली की निकालते रहते हैं लोग, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो एथिक्स से रिलेटेड कहीं कोई भी बात जो आपको आपके बड़ों से पता चल रही है, टीचर से पता चल रही है, कभी कभी हम कोई कंटेंट देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कहीं कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, आप प्रवचन सुन सकते हैं, तो किसी में भी आपको जहाँ टॉपिक अच्छा मिले आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में। इसी प्रकार आपका जो GS4 का नोट्स है उसके लिए आपकी कंटेंट तैयार हो सकता है। आंखें खुली रखें, चारों तरफ देखते रहें, जहाँ भी जो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई अच्छी सी चीज़ मिलती है तो उसका यूज़ ज़रूर करें और अपने नोट्स को लगातार इनरिच करते रहें। वहीं GS5 और 6 के लिए आप एक बुक राकेश सारस्वत जी की ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल।
परीक्षा वाणी की भी आती है, इसमें यूपी की सारी पॉलिसीज़ वगैरह मतलब सब कुछ उसमें रहता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जिसका यूज़ आप नोट्स क्रिएट करने में कर सकते हैं। पर्याप्त मटेरियल आपको मिल जाएगा। यूपी की ईयर बुक भी आती है, जैसे भारत की आती है इंडिया ईयर बुक, इसकी भी आती है, तो उसमें से भी आपको पर्याप्त फैक्ट मिल जाते हैं। सरकार समय-समय पर भी फैक्ट्स निकालती रहती है कि उसके द्वारा क्या-क्या उपलब्धियाँ अभी तक अर्जित की गई हैं, तो फैक्ट के रूप में आती हैं। न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आता रहता है। तो हर जगह से आप अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी ये कर सकते हैं। करंट अफ़ेयर्स में भी यूपी से जुड़ी हुई घटनाएँ आती हैं करंट अफ़ेयर्स की, तो उन सभी को सोर्स के रूप में आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं। साथियों, हमने देखा कि किस प्रकार हम विभिन्न स्रोतों से, जो हमने देखा है करंट अफ़ेयर्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, इनके द्वारा अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं। क्योंकि यह एक गतिशील प्रक्रिया है, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना होगा, नई चीज़ों को ग्रहण करते रहना, ताकि कंटेंट अन्य लोगों से हमारा बेहतर बना रहे। इन चीज़ों को हम अपने नोट्स में शामिल करेंगे, उनका मल्टीपल रिवीजन करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे। इस प्रकार अगर यह प्रोसेस आपकी चलती रही, तो आप एक बेहतर स्थिति में पहुँचेंगे, जहाँ आपको मैक्सिमम अंक मिलेंगे किसी भी पेपर में, किसी भी टीचर द्वारा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या परिस्थितियों में क्या टीचर ने देखा, क्या नहीं देखा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपने बेहतर तरीके से आपने उत्तर लिखा है, तो आपको 100% मैक्सिमम अंक मिलेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि कोई भी कंटेंट कैसे औसत रहता है, अच्छा रहता है या उत्कृष्ट रहता है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा 2024 में जो यूपी पीसीएस द्वारा 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें एक प्रश्न आया था, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। यह जीएस फर्स्ट में आया था, पहला ही प्रश्न था। इस प्रश्न के लिए आपको 125 शब्द दिए गए थे, 2 पेजों में आपको लिखना था और मैक्सिमम 8 अंक इसके लिए आवंटित थे। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन था ये, इसमें किसी भी प्रकार की विशेष बुद्धिमत्ता की अपेक्षा नहीं थी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी-कभी कठिन हो जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें जानकारी आपके पास कभी-कभी बहुत होती है कि साहित्यिक स्रोत है, का अध्ययन करना है आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो इसको समराइज़ करना, कैसे कम शब्दों में हम उसको डिलीवर करें, इसमें चुनौती होती है। दूसरा, जब सभी लोगों के पास इसका आंसर होता है, तो हम क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, जो हमें अधिक अंक दिलाएगा अंक से। अगर आप सामान्य लिखेंगे तो सभी को समान अंक मिलेंगे, आप क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो यह कॉम्पिटिशन भी इसमें रहता है। तो सरल क्वेश्चन कभी-कभी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी अच्छा उत्तर क्या होता है, ये 7 से 8 मानकों पर आंका जाता है, जिसमें इस वीडियो में हम केवल पहले आयाम पे बात करेंगे, पहले घटक पर बात करेंगे कि कंटेंट पे हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि अच्छा लिखने के लिए क्या कंटेंट होना आवश्यक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि प्राचीन भारत का तात्पर्य क्या है। इससे जुड़ी जानकारी कि जो डिवीज़न किया गया है प्राचीन भारत का, वह किस रेंज में है, तो आपको इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है साहित्यिक स्रोत का अर्थ आपको पता हो कि एक्चुअल में साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं और साहित्य से इतर स्रोत कौन-कौन से हैं। इनकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि कि आप क्वेश्चन को मर्ज ना कर दें कि इसमें साहित्य के साथ-साथ गैर साहित्यिक भी आपने कभी-कभी जल्दी-जल्दी पता नहीं चलता है, डल जाता है। तो स्पष्ट आपको अंतर होना चाहिए कि कौन-सा साहित्यिक स्रोत है और कौन-सा गैर साहित्य या साहित्य से इतर। अब मुख्य कंटेंट के रूप में अध्ययन के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। स्रोत का नाम, जैसे अगर आप अ, वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो उनका स्रोत, संबंधित व्यक्ति, अगर आप उन स्रोत से भारत की किस चीज़ का वर्णन करना चाहते हैं, स्थान, कालखंड, इन सब की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। साथ ही संक्षेप में इन ग्रंथों द्वारा जो प्राचीन भारत के अध्ययन में दिया जाने वाला योगदान है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इन सब में आप डिवीज़न कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। संक्षेप में हम इन स्रोतों से संबंधित जो कमियाँ हैं, उनकी भी जानकारी रख सकते हैं। अगर कभी-कभी बड़े प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आपके पास पर्याप्त मार्जिन रहता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा दिखा सकें। तो ये कंटेंट के एक अच्छे कंटेंट के लिए आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। अंत में इन स्रोतों का उपयुक्त वर्गीकरण और प्रस्तुत करने की क्रम की जानकारी, कि किस क्रम में हमें इनको प्रस्तुत करना है, डिलीवर करना है, ताकि हम एक अच्छा उत्तर लिख सकें और बेहतर नंबर प्राप्त कर सकें। अगर हमारा इस प्रश्न के अनुसार कंटेंट हमारे पास इतना है, तो इसके आधार पर हम एक बेहतर उत्तर लिखने की स्थिति में होते हैं। अगर हमारा कंटेंट
किस प्रकार तैयार है। अगर जिसमें हमने ऊपर बताया है इस अनुपात में अगर आपका कंटेंट तैयार है तो आपको उसी अनुपात में नंबर अच्छे या कम मिल सकते हैं। अगर आपका कंटेंट इस क्रम में अच्छा नहीं है तो आपको अपेक्षाकृत कम नंबर मिलेंगे, और कंटेंट इसी क्रम में इसी स्तर पर अगर आपका तैयार है तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। क्वेश्चन को डिलीवर करने में सबसे अच्छा वर्गीकरण क्या हो सकता है कि हम साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि हम धार्मिक साहित्य में हैं तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण साहित्य है, वैदिक साहित्य है, जैन, बौद्ध आदि इन साहित्य के बारे में हम आपको उनको बता सकते हैं। साथ ही गैर धार्मिक साहित्य की बात करें तो जो ऐतिहासिक है, प्रशासनिक, नाटक, काव्य और विदेशियों के जो वृत्तांत हैं उनको हम डिवीज़न कर सकते हैं। इसके पश्चात हम जो धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य है विभिन्न प्रकारों के आधार पर ग्रंथों की चर्चा करते हुए उनका संक्षेप में अलग अलग या सामूहिक रूप से प्राचीन भारत के अध्ययन में हम योगदान बता सकते हैं और एक निष्कर्ष के साथ इसका अंत कर सकते हैं। शब्द सीमा के अंतर्गत हम जो उत्तर लिखेंगे, प्रेजेंटेशन का एक उपयुक्त माध्यम हमको चुनना होगा कि समय सीमा और शब्द सीमा में हम आंसर लिख सकें। प्रेजेंटेशन के विभिन्न माध्यमों पर हम अगले वीडियो में अलग से विस्तार करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग का दूसरा महत्वपूर्ण सबसे भाग है। पहले कंटेंट, दूसरा प्रेजेंटेशन, तो इसमें हम पृथक से दिखाएंगे प्रेजेंटेशन के स्तर पर। आगे की सीरीज में भी हम विभिन्न वीडियो के माध्यम से अन्य प्रश्नों को लेकर जो प्रेजेंटेशन बताएंगे तो उसमें भी कंटेंट की चर्चा होती रहेगी। तो कंटेंट तो प्रमुख भाग होता ही है जिसकी चर्चा हर पार्ट में होगी थोड़ी थोड़ी। तो साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जो कंटेंट कितना महत्वपूर्ण होता है और उसे कैसे तैयार करना है, कैसे उसको अद्यतन करना है, अपडेट करना है, एनरिच करते जाना है। कंटेंट तैयार करने के लिए परिश्रम के स्तर पर निर्भर तो करता ही है, किंतु पूरी प्रक्रिया में अगर आप स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं तो आप समय में कटौती कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटेंट तैयार करना ही होगा जो अधिक परिश्रम की आपकी डिमांड करेगा। दोस्तों, अब हम कंटेंट के आधार पर किस प्रकार हमको नंबर मिलेंगे, मार्किंग करते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। जो आरटीए के द्वारा जो मुख्य परीक्षा की हम लोग कॉपी देखते हैं उस पर हम व्यापक अनुभव है कि किस प्रकार मार्किंग होती है। अगर आप किसी संदर्भ में, किसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप खराब कंटेंट लिखते हैं या उसकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको 2.5 से 3 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने पेज कवर किया है, कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है तो 2.5 से 3, कभी कभी 3.5 नंबर भी दे देता है। अगर आपने अन्य प्रश्न अच्छे किए हैं या आपने ओवरऑल सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपकी छवि कैसी निर्मित होती है एग्जामिनर के प्रति, तो उसके आधार पर अगर आपको 3.5 तक, वैसे मुश्किल है लेकिन 2.5-3 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आपने कंप्लीट किया है। औसत कंटेंट आपको लिखते हैं तो 3.5 से 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर कंटेंट आपका अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, और तो आपको इसमें 4 से 5 नंबर भी देखे गए हैं कि किसी टॉपिक पे अगर अच्छा आंसर लिखा है उसने, कंटेंट अच्छा है उसका, तो 4 से 5, और उत्कृष्ट कंटेंट पर आपको 5 से 6 तक नंबर मिले हैं 8 में से। ये छोटे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम 8 अंक रहते हैं, तो उसमें से आपको, अगर आपने उत्कृष्ट कंटेंट आपने दिया है, प्रेजेंटेशन आपका बेहतर है, आपने सारी चीज़ें फुलफिल की हैं, हैंड राइटिंग, भाषा शैली जो भी हमने बताया था, तो आपको उसमें 5 से 6 नंबर मिल सकते हैं। यह बहुत पर्याप्त होते हैं 5 से 6 नंबर। अगर आपको अच्छा कंटेंट आप अगर लिख रहे हैं, 4 से 5 एवरेज आपको मिल रहे हैं, तब भी आपका सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पर होना तय है अगर आपने सभी क्वेश्चन इस तरीके से किए हैं। तो इस प्रकार मार्किंग होती है, आप इसको एक बार और देख लेंगे। इस पार्ट में हमने समझा कि उत्तर लेखन में कंटेंट कितना महत्वपूर्ण होता है और अच्छा कंटेंट कैसे आपको तैयार करना है, और बेहतर कंटेंट के माध्यम से लिखा गया उत्तर किस प्रकार दिखता है। इस प्रकार हमने ओवरऑल कंटेंट को समझा है और कंटेंट ये भी जाना है कि एनरिच करना कितना ज़रूरी होता है। अब हम राइट एंड राइस कार्यक्रम है जो आंसर राइटिंग का हमारा, इसके तीसरे भाग में प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे, जो कि आंसर राइटिंग का दूसरा प्रमुख भाग होता है, प्रेजेंटेशन। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा और अन्य परीक्षाओं की अगर आप बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, कंटेंट के स्तर पर काम जारी रखिए। जिसमें आपको कोई भी मदद अगर आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़िए और हमसे सीधा जुड़ सकते हैं आप, जिसमें हम आपके कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपकी मदद करेंगे और उसे आंसर राइटिंग के थ्रू और स्किल्स की एनरिच करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।